Hello everybody, welcome to part 2 of HMA. This will discuss section 14 to section 30. 29 30 easy है, कुछ नहीं है. सेविंग क्लॉज एंड रिपील्ड. 30 रिपील हो चुका. 14 में बस ये लिखा हुआ है कि शादी के 1 साल के भीतर आपका कोई पिटिशन आपका मेंटेनेबल नहीं होगा. मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी कोर्ट की कॉम्पिटेंसी पे ही क्वेश्चन उठा दिया है. टू एंटरटेन एनी पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स आप नहीं ले सकते. क्या आप RCR लगा सकते हो, क्या आप JS लगा सकते हो? यू विल टेल मी इन द कमेंट. यहाँ पे लिखा हुआ है कोई पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स नहीं होएगी अनलेस एट द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन 1 year has been elapsed since the date of marriage, provided that the court may upon application made to it in accordance with the rules as may be made by the High Court in that behalf allow petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of the exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent. But if it appears to the court at the hearing of the petitioner that the petitioner obtained leave to present their petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may pronounce as a decree so to do so subject to the condition that the decree shall not have effect until ये आफ्टर दी मतलब दे सकते हैं बट उसकी इफेक्ट आपका आफ्टर 1 year होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज ऑफ मे डिसमिस द पिटिशन विदाउट प्रेजुडिस टू any petition which may be brought by the explanation upon the same or substantially same fact and disposing this section leave to present a petition for divorce before the expiry from the date of the marriage. The court shall have regard to the interest of any children को भी देखेगा भाई वो उसके इंटरेस्ट ऑफ द मैरिज एंड द क्वेश्चन वेदर इज अ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन इन द पार्टीज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 year. तो कुछ नहीं है, 1 साल का है इसके अंदर और बाकी इन्होंने कहा हाई कोर्ट जैसे बोलेगा वैसे हम कर लेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 15 divorced persons when marry again when a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal and either there is no right of appeal against decree or if there is such a right of appeal the time for appealing has expired without an appeal having been presented. An appeal has been presented but has been dismissed. It shall be lawful for the either party to the marry again. Appeal. अच्छा ये एक और क्वेश्चन है विच यू शुड रिसर्च एंड कमेंट ऑन बिलो कि हमने डिवोर्स की डिक्री अपीलेबल होती है या नहीं होती है. विल स्टडी मतलब इसी सेक्शन में वैसे आगे हैं तो विल स्टडी दैट. ये एक बार दिमाग में क्वेश्चन रखो. देन आते लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज. अंडर सेक्शन 11 में आपका वॉइड है. एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ मैरिज हैड बीन वैलिड शैल बी लेजिटिमेट. उन्होंने कहा बस हम आपको लेजिटिमेट मांग रहे हैं. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है आप ये याद रख लो मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. ठीक है. और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ. प्रॉपर्टी का मामला इसमें देखो 12 में वॉइडेबल है, इसमें भी इसने लेजिटिमेट ही बोला गया है. ठीक है. Any rights or in property of any person other than the parents in any case but for the person such child would have been given possessing such rights by reason parents ही वो लेगा. अभी हम देखेंगे. 17 में punishment. A marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or a wife living. The provisions मैंने आपको बोला था कमेंट डाउन में करने के लिए इन द प्रीवियस वीडियो. आंसर आपका सेक्शन में ही है 494 एंड 495 ऑफ द IPC में आपका दे रखा है. चलो एक और होमवर्क है. राइट डाउन इन द कमेंट्स कितनी पनिशमेंट है, कितने साल की इम्प्रिजनमेंट के लिए बोला गया है. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ अदर जो आपने 5 में जो बचे हुए क्लॉजेस थे अगर आप इनके लिए करते हो 3 जो था विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 2 years अब इट्स फाइन विद 1 lakh rupees. अब देखो 5 के 3 में अब इफ़ यू गाइज रिमेंबर 5 के 3 में क्या था ब्राइड ग्रूम चाइल्ड मैरिज वाला. चाइल्ड मैरिज कह सकते हो चाइल्ड मैरिज. ठीक है. 5 के 3 में था चाइल्ड मैरिज. अगर ये आपने करा है तो इसका HMA में ही प्रोवाइडेड है 2 years ये 3 है 2 years and 1 lakh rupees और विद बोथ 2 years प्लस 1 lakh rupees और बोथ. ठीक है. ये आपका 18 में ही है. अब आपका क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 दैट इज सपिंडा. दिस इज प्रोहिबिटेड एंड सपिंडा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट. तो इसके लिए आपके लिए है बताओ इसके लिए भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट आपकी 1 month एंड विच may extend to 1000 rupees. ईजी. इसमें 1 lakh और 2 साल
अगर आप चाइल्ड मैरिज वाले उस प्रोविज़न को वॉयलेट करते हो, अनप्रोहिबिटेड सपेंडा के लिए 1 month 1000 सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये 18 में गिवन है। अब जुरिस्डिक्शन ईजी है। 19 सॉरी 19 में लिखा हुआ है कि किसके अंदर आपकी पिटिशन आप लगा सकते हो। एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स। किसके लोकल लिमिट्स में? जहाँ पे शादी हुई थी, यहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज लास्ट प्रिसाइडेड थी, या जहाँ पे वाइफ है पिटिशनर, वेयर शी इज डिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, या petitioner is deciding at the time of in case with the respondent is at the time deciding outside the territory has not been heard of in life for 7 years। ये बस भाई ये सेम ही है जहाँ पे petitioner डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द, ये इसमें वाइफ के लिए था, इसमें हस्बैंड के लिए उन्होंने नंबर्स डाल दिया। कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन, एवरी पिटिशन प्रेजेंटेड शैल स्टेट एज डिस्टिंक्टिंग एज नेचर ऑफ द केस and if except in petition in section 11 should also state that there is no collusion between the petitioner or the party of the marriage। तो कोई collusion नहीं है भाई, कोई ऐसे करके नहीं है, हम कर रहे legit petition है। the statements contained in every petition shall be verified by the petitioner or the competent person in the manner जो आपका verification of claims में given है। ठीक है, order 4 rule वेरिफिकेशन 15 एक बार ही चेक कर लेना ये CPC में है कि नहीं है। देन एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस, नो सच एज हाई कोर्ट में शैल बी रिगार्ड एज CPC है। ठीक है, A ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टन केसेस, आपका ये आएगा नहीं, इसको यू कैन इजीली स्किप। 21B ट्रायल एंड डिस्पोजेबल ऑफ पिटिशन, इसमें आपका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल कंसिस्टेंटली इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम बी कंटिन्यू टू डे, आपका जजमेंट नहीं होगा। बट इसके अंदर ही आपका ये है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस द पिटिशन एंड रिस्पोंडेंट। एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, एंडेवर मेड बी पॉसिबल टू ट्रायल आपका कितने में होना चाहिए? 6 months में आपका ट्रायल होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, अंडर HMA में पूरा बताया हुआ है। एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी हर्ड एज एक्सपीड, अभी अपील की बात हुई है, ये पिटिशन की बात हुई थी। ये आपके कितने में होना चाहिए? 3 month में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल पिटिशन है कोई HMA की तो ये आपकी 6 महीने में होगी, कोई अपील है इसके अंदर तो वो आपकी 3 महीने में होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस इन द ट्रायल ऑन द ग्राउंड दैट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प और रजिस्टर्ड। ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर ये नहीं है तो भी आपको एडमिसिबल माना जाएगा। मैंने आपको बोला था जब हम इंडेक्स रीड कर रहे थे कि आज सेक्शन 22 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या बताया हुआ है? इन कैमरा बताया हुआ है। एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड in camera and not be lawful for any person to print matter except a judgment of the High Court or the Supreme Court printed with the previous permission of the court, आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, if any person prints any matter in controversy, तो आपको अगर आपने इन कॉन्ट्रवेंशन इसका कुछ करा तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। विद फाइन 1000 का ही फ़ाइन है, ज़्यादा फाइन नहीं है। ठीक है, यही है आपका फ़ाइन, देख लो अगर आप भर सकते हो तो। उसके बाद आता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स, इन एनी प्रोसीडिंग्स में डिफेंडेंट और नॉट इफ द कोर्ट डिसाइडेड दैट एनी ऑफ द ग्राउंड्स ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट इन पिटिशन एक्सेप्ट इन केसेस रिलीफ इज sought is not in way taking advantage in non-disability when the ground of petition is ground satisfied, condoned, mutual consent has not been obtained, the petition is not presented or prosecuted in collusion, there has not been unnecessary improper delay, no other legal remedy or ground why relief not be granted, naming it is possible to do consistently, provided that nothing in the subsection apply to proceedings in the sort number 13 में for the, देखो इसने क्या किया, provide nothing in this content shall apply to any proceeding, डिवोर्स का छोड़ के बाकी सारी जो डिग्री आएगी वो इसमें आएगी। ठीक है, अर्जन कर सकते हो, देखो ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। एक सेकेंड, फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग द कोर्ट
रिकन्सिलिएशन, ये आया भी हुआ है पीछे पेपर में। द पार्टी सो डिजायर तो कोर्ट थिंग्स डजंट प्रॉपर एडजर्न कर सकती है। नॉट एक्सीडिंग 15 दिन से ज़्यादा एडजर्न नहीं कर सकती। दिस इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। Therefore, the matter to any person, any nominated name in effect to the court and disposing, and when decree the court passing decree shall give a copy free of cost to each of the party, ठीक है। Easy. Next, relief for despondent divorce or other proceeding. Just a second. In any proceeding in divorce, Harsia, respondent may not only oppose the release sought on the ground of petition of adultery, cruelty, desertion. तो ये क्या है कि आप अब रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट भी आपको अपोज कर सकते हैं रिलीफ कि पटिशनर की अडल्ट्री, पटिशनर की क्रूल्टी, पटिशनर की डिजर्शन, बट ऑल्सो मेक अ काउंटर क्लेम। वो काउंटर क्लेम भी बना सकते हैं फॉर एनी रिलीफ। एंड इफ द पटिशनर्स अडल्ट्री, क्रूल्टी, डिजर्शन इज प्रूव्ड, the court may give to the respondent any relief under this act to which he or she should have been entitled. अगर उसने पिटिशन लगाई होती है तो वो काउंटर क्लेम की तरह भी उसको वो कर सकते हैं। तो ये 23A में लिखा हुआ है। 24-25 आई हैव टोल्ड यू अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। When any proceeding under this act appears to the court that either the wife, दोनों को, either the wife or husband as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support, तो दोनों के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मिलता है 24 में। Necessary expenses proceeding, it may on the application order the respondent to pay the petitioner expense monthly expenses of the proceeding and monthly during the proceeding as having the petitioner's own income and income respondent may seem to be quote reasonable. Whether the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly during the shall कितने में डिस्पोज ऑफ करनी है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस। एप्लीकेशन जो है आपकी 24 की 60 दिन में वो डिस्पोज ऑफ करनी है। अब आते हैं 25 पे, परमानेंट। एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन ऑफ दिस एक्ट मेट एनी टाइम ऑन एप्लीकेशन मेड फॉर द पर्पस, ये भी आपके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पे लगती है। आइदर हस्बैंड और वाइफ एज द केस ऑर्डर द रिस्पोंडेंट पे टू एप्लीकेंट सच ग्रॉस सम और सच मंथली पीरियोडिकल नॉट एक्सीडिंग, क्या नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ एप्लीकेंट, रिस्पोंडेंट ओन इनकम, प्रॉपर्टी, जस्ट रीजनेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी चार्ज इफ द कोर्ट satisfied there is a change in circumstances, कोई भी circumstance में change है in either party at a time at insurance listen, if the court is satisfied the party in whose favor an order has been made none of this section has remarried, or if such party is the wife that has not remained chaste, तो वो आपका वो कर सकते हैं, और has actually with the name woman outside wedlock, or he has had modify rescind कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें आपका सारा 25 में ही बता रखा है, मॉडिफाई, रिसेंट एक्सेट्रा। 26 में आता है आपका कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, इंटरिम ऑर्डर आप दे सकते हैं जस्ट एंड प्रॉपर आपको कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आई विल टेल यू, इसी में सस्पेंड, मॉडिफाई वगैरह की सारी है, ठीक है। इसमें भी 60 दिन के अंदर करना है डिस्पोज ऑफ, पैसे वाला मैटर भी, चिल्ड्रन वाला मैटर भी, दोनों की एप्लीकेशन आपकी 60 दिन में हो जानी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ भी करिए, मेक सच प्रोविजन एंड डिक्री आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू, अगर अटैच वगैरह करनी है, कुछ करना है तो वो 27 में कर सकते हैं। अपील्स, मैंने आपको कहा था डिवोर्स की डिक्री अपीलेबल है नहीं, आई रेज दिस क्वेश्चन बिफोर जस्ट फ्यू मिनट्स अगो। इसका आंसर 28 में है। ऑल डिक्रीज मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 बी अपीलेबल एज डिक्रीज, इसको हम अपीलेबल मानेंगे, मेड इन एक्सेस ऑफ द ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन एंड विच सच अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरी लाई, ठीक है। Orders made by the court in any proceeding under section 25 आपका permanent alimony and custody of children shall subject to the provision of 3 be appealable, ये जो था हमारा, they are not interim orders and every such appeal shall lie to the court which appeal ordinary lies from the orders जो भी है, there shall be no appeal under the section
ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ओनली, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर आपकी नो अपील ऑब्वियसली, ठीक है, इजी पीजी। एवरी अपील अंडर द सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन 90 डेज, 90 डेज में आपको प्रेफर करनी है, प्रेफर करने 90 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, और इसको 3 महीने में आपको निपटानी है अपील। 28 का क्लियर हो गया। देन 28A, ऑल डिक्रीज एंड ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड इन लाइक मैनर मेड इन एक्सरसाइज ऑफ टाइम इन फोर्स, आपका ये है। 29 में आपका आता है अ मैरिज सोलमनाइज्ड इन हिंदूज जो द कमेंसन विच इज अदरवाइज वैलिड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। अदरवाइज वैलिड है 5 की कंडीशन लगा के, 7 की सेरेमनी लगा के, वो इनवैलिड नहीं होंगी ओनली बाय द रीजन दैट दे आर सेम गोत्र और प्रवर और बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट सब डिविजन ऑफ द सेम कास्ट, ये सब अलग से होता है, लॉ में नहीं है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट इन द राइट रिकग्नाइज्ड बाय द कस्टम, तो आपका कस्टम ऊपर करता है। At this solemnized before इतना nothing contained in this shall affect any proceeding under any law for timing most declaring to be enough and resolving manner judicial, ये आपको कुछ भी नहीं। nothing in this can shall differ the provisions of, और यहाँ पे किस में लिखा है 29 सबका स्कोर है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो नथिंग इन दिस शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस कंटेनिंग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये 1955 का है HM with respect to the marriage in Hindu solemnized under this act whether or before the commencement of this act, and repeal हो चुका है आपका, repealed by repealing Amendment Act 1960 and the first schedule से आपका repeal हो गया। So this was the gist of the Hindu Marriage Act 1955. Now what should you do after going through the Bare Act? You should also once just go through it whatever we have done plus solve the MCQs related to it now only, like or like just give one more hour to the HMA and you would be done. For the Haryana, this act is done. Later on in the next session, I might probably take CRPC or IPC. Preferably, I will be taking IPC because it's been a time where we haven't revised IPC. So we'll be going through that. So I'll just take leave now. See you in the next class. Bye.